Hello everyone, welcome back to the Academic channel. My name is Uditanshu Pandey and this is the fifth lecture in the series of C programming course for GATE Computer Science. And in this lecture, we will talk about the most important topic in C programming from GATE point of view, that is functions. And we will also talk about macros. Macros is not that much important from the GATE point of view, but we will cover this topic because we have to complete all the syllabus. So सबसे पहले हम समझते हैं कि what are macros. सो जब हम मैक्रोस को पहली पहली बार देखते हैं ना तो हमें लगता है ये फंक्शंस हैं, बट आई टेल यू दैट मैक्रोज आर नॉट फंक्शंस। ठीक है, अभी फंक्शंस आगे हम देखेंगे तो और क्लियर होगा कि फंक्शंस क्यों नहीं है। एंड कभी कभी बहुत बार हम लोग को लगता है कि दीज आर वेरिएबल्स, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये कोई वेरिएबल्स नहीं है। देन सो क्या है मैक्रोस? सो मैक्रोज आर नथिंग बट सिंपल टेक्स्ट रिप्लेसमेंट which took place before compilation process। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा सी प्रोग्रामिंग का, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताया था? कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो कंपाइलेशन प्रोसेस में क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले एक सोर्स कोड होता है सी का। ठीक है, डॉट सी फाइल जो होती है हमारी वो होती है। देन उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप हमारे में इसमें होता है प्री प्रोसेसिंग। सो इन दिस प्री प्रोसेसिंग पार्ट मैक्रोज रिप्लेसमेंट विल हैपन। ठीक है, और प्री प्रोसेसिंग के बाद क्या होता था? प्री प्रोसेसिंग के बाद हमारा होता था कंपाइलेशन। ठीक है, इसीलिए मैक्रोस का एक दूसरा नाम भी होता है, दीज आर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये प्री प्रोसेसर को बताता है कि क्या करना है उसे। ठीक है, कहाँ पे क्या चीज रिप्लेस करनी है। ठीक है, ये तो बात होगी, लेकिन इससे हमें समझ में गया, समझ में तो कुछ नहीं आया ना। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। लेट से हमारे पास है हैश डिफाइन मैक्स 100। लेट से ये है हमारे पास। ठीक है, देन हमारे पास क्या होता है? एक इंट मेन, और इस इंट मेन में क्या है? इंट ए इक्वल्स टू दिस मैक्स। और अगर हम लोग क्या करें, प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा ए, अगर हम ये प्रिंट कराएं तो क्या हमारे पास आउटपुट आना चाहिए? ठीक है, हमें इसका आउटपुट बताना है। तो मैंने क्या बताया? सिंपली ये क्या है हमारे पास? टेक्स्ट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, टेक्स्ट रिप्लेसमेंट है मतलब क्या है? जहां पे भी ये मैक्स है, हमने क्या डिफाइन करा? तो यहाँ पे ये जो हमारा है ना, हैश डिफाइन मैक्स 100, दिस इज आर मैक्रो। अब इसमें हमने क्या डिफाइन करा है? ये जो डिफाइन के बाद लिखा हुआ है ना मैक्स, ये जहां पे भी प्रोग्राम में होगा, ठीक है, मैक्स गॉट रिप्लेस्ड बाय 100। जहां पे भी इस प्रोग्राम में मैक्स लिखा होगा ना, उस मैक्स को हमें क्या करना है? 100 से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, 100 से रिप्लेस कर दिया तो इंट ए में क्या वैल्यू आ गई? 100 आ गई, और हम ए को क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैक्रोस क्या है? सिंपली हमारे टेक्स्ट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि देयर इज नो सेमी कॉलन आफ्टर मैक्रो डेफिनेशन। ठीक है, मैक्रोस जहां पे डिफाइन करते हैं वहां पे कोई हमारे पास सेमी कॉलन नहीं होता है। ये छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हमने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया। आओ समझते हैं अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो मैंने आपको समझाया वही लिखा हुआ है यहाँ पर भी, कि मैक्रो इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव that tells compiler to replace a word with some code before the compiling of the program। प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले किस वर्ड को किससे रिप्लेस करना है वो हमें क्या बताता है? मैक्रोज हमें बताते हैं। मैक्रोज ऑलवेज बिगिन विद हैश डिफाइन। हैश डिफाइन से हमारे जो मैक्रोज होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मैक्रोज अलाउज अस टू डिफाइन सम कांस्टेंट, सम रीयूजेबल कोड, सम स्मॉल फंक्शंस एंड सम कंडीशनल कंपाइलेशन। इन सब का हम लोग एक आगे एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। ठीक है, ये है डिफाइन मैक्स 100 वाला एग्जांपल मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं, ये
ये एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखें तो इस एग्जाम्पल में क्या है, हमारे पास यहाँ पे है एड ए कॉमा बी। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करेंगे हम लोग किससे, ए प्लस बी से रिप्लेस करना है, रिप्लेस बाय दिस। ठीक, अब कहाँ पे है ए प्लस बी, ए प्लस एड 1,2 यहाँ पे, तो ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये रिप्लेस हो जाएगा 1+2 से, 1+2 से ये रिप्लेस हो जाएगा। अब नाउ अगर हम लोग इस स्टेटमेंट को इवेल्युएट करें तो क्या आएगा, 10 डिवाइडेड बाई 1+2। अब डिवाइड की क्या प्रेसिडेंस आता है, तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, डिवाइड एग्जीक्यूट होगा, देन प्लस एग्जीक्यूट होगा। तो क्या आएगा इसका आंसर, 10+2 यानी कि 12। बट यहाँ पे अब कैच है, हम नॉर्मली क्या सोचते हैं, अगर हम लोग को कहीं पे ऐसा लिखा दिखेगा कि ऐड कर दो ए प्लस बी, तो हम लोग क्या सोचेंगे यहाँ पे क्या आना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे क्या आना चाहिए, नॉर्मली हम यहाँ सोचते कि 10/3 आएगा भाई यहाँ पे, और आंसर इसका कितना हो जाएगा 3। बट दिस इज नॉट एडिशन, दिस इज टेक्स्ट रिप्लेसमेंट। अगर हम लोग को ऐसा कुछ करना है कि ऐड हो जाए तो हम कैसे करेंगे, आओ देखते हैं कैसे करेंगे। वो हम करेंगे इस तरीके से, मान लो अगर हमें ये ऐड ए कॉमा बी हमने किस तरीके से डिफाइन करा है, ये ऐड ए कॉमा बी हमने इस तरीके से डिफाइन करा है ऐसे। तो अब ये किस चीज से रिप्लेस होगा, ये जो है ना, ये अब किस चीज से रिप्लेस होगा, ये रिप्लेस होगा अब ब्रैकेट 1+2 ब्रैकेट, इस चीज से रिप्लेस होगा। अब जब हम लोग इसे एवेल्युएट करेंगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके का होगा ना ये। ठीक, अब अगर इसे एवेल्युएट करो तो कैसे एवेल्युएट होगा, ये 10 डिवाइडेड बाई, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ब्रैकेट की होती है, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर है वो एवेल्युएट हो जाएगा, तो 10/3, नाउ द आंसर इज 3। तो ये हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल था किसका, मैक्रोस का। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं, और एग्जांपल्स क्या है, लेट्स से ये। ठीक है, अब ये जो एग्जांपल है सबसे पहला वाला, ये एग्जांपल किसका है, दिस इज एग्जांपल ऑफ, दिस इज एग्जांपल ऑफ मल्टी लाइन मैक्रो। ठीक है, मल्टी लाइन मैक्रो को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अब क्या होगा, मल्टी लाइन मैक्रो जहां पे भी ये स्वैप ए कॉमा बी कॉमा सी इस तरीके का जहां पे भी दिखेगा, उसे हम लोग को क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस करना है, इन 3 स्टेटमेंट से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, और रिप्लेस कर देते हैं, कहाँ है स्वैप एक्स कॉमा वाई कॉमा टी, यहाँ लिखा हुआ है, इसको रिप्लेस करो, किससे रिप्लेस करना है, टी इक्वल्स टू एक्स, एक्स इक्वल्स टू वाई एंड वाई इक्वल्स टू टी, इससे रिप्लेस करना है। इसका आउटपुट अगर बताओ क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक एक्स है जिसमें क्या वैल्यू है, एक्स में वैल्यू है 10, एक वाई है, वाई में वैल्यू कितनी है 20, और एक टी है जिसमें भी कुछ नहीं है, किसी चीज से हमने टी को भी इनिशियलाइज नहीं करा। देन हमारे पास क्या करना है, टी में एक्स की वैल्यू डाल दो, 10 चला गया, वाई एक्स में वाई की वैल्यू डाल दो, 20 चला गया, एंड वाई में टी की वैल्यू डाल दो, तो 10 चला गया। तो एक्स और वाई क्या हो गए, सिंपली स्वैप हो गए। तो इसका आंसर जाएगा क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 20 की जगह 20 10। दिस इज द आउटपुट। तो ये हमारा क्या था, मल्टी लाइन मैक्रो था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ये वाला। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल कंपाइलेशन। ये क्या है, दिस इज आवर कंडीशनल कंपाइलेशन। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ था देखो फर्स्ट स्लाइड में कि कंडीशनल कंपाइलेशन में काम होता है, ये लिखा हुआ है, ये देखो। तो दिस इज आवर कंडीशनल कंपाइलेशन। अब भाई ये कैसे काम करता है, तो सबसे पहली एक चीज तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे ये यहाँ पे क्या लिखा है, हैश इफ। जैसे इफ स्टेटमेंट हमने वहां पढ़ा था ना, वैसे यहाँ पे ये क्या है, हैश इफ एंड हैश एल्स। तो ये सब हमारे क्या है, कंडीशनल, जैसे वहां कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते थे, ऐसे यहाँ पे ये क्या है, कंडीशनल कंपाइलेशन बोला जाता है। सेम तरीका है, जैसे वहां काम करता है वैसे यहाँ काम करेगा। बस अब यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या यहाँ पे हमने
हैश डिफाइन एक्स करा है क्या? यहाँ पे हमारे पास है क्या हैश डिफाइन एक्स? और एक्स को हमने कोई वैल्यू असाइन करी है क्या? यहाँ पे नहीं है। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? नहीं है। तो अब एक्स को कंपेयर कर रहे हैं 3 से 3, लेकिन एक्स तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है मैक्रोस की, वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिखता हूँ। वो क्या प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी ये है। समझते हैं फंक्शंस को। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन, तो फंक्शंस को आप बोल सकते हैं कि फंक्शन इज लाइक सम मशीन। अब आप कहोगे सर क्या बोल रहे हो मशीन? तो एक मतलब एक एनालॉजी अगर आपको दूं तो क्या होता है, लेट्स से हमारे पास ये फंक्शन है। फंक्शन में आप कुछ एक इनपुट दोगे और आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होता है, फंक्शन का। क्या कह रहे हो सर आप? ये क्या कह रहे हो? मतलब इसका मतलब क्या है? तो मतलब क्या है उसको समझते हैं। लाइक आपके क्या करना है, ऐड करने हैं, ऐड टू नंबर्स। ठीक है, दो नंबर्स का आपको ऐड करना है। तो आप क्या कर सकते हो, एक इंट ऐड नाम का एक फंक्शन बना सकते हो जिसमें दो इंटीजर पास कर दो, एक इंट ए, एक इंट बी, और रिटर्न करा दो ए प्लस बी। फिर जहां पे भी, लेट से हमारा ये मेन फंक्शन है, इंट मेन, जहां पे भी हमें ऐड करना होगा ना कोई भी दो नंबर को, लेट से इंट एक्स इक्वल्स टू ऐड ऑफ 1, 2, ऐसा हमने लिख दिया। तो अब क्या होगा, ऐड 1, 2 जैसे ही कॉल होगा तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, 1 + 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी रिटर्न करना है ना, तो ए इज हियर इज 1,
एंड बी हियर इज 2, तो यहाँ पे क्या होगा 1 + 2 आ जाएगा, और 1 + 2 रिटर्न होके यहाँ पे कितना 3 रिटर्न हो जाएगा। तो x में हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, x में वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी। तो हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे एक ऐड हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, ऐड हमारे पास एक फंक्शन है जो दो इनपुट ले रहा है, एक इनपुट ए एक इनपुट बी, और हमें क्या आउटपुट दे दे रहा है a + b। इस तरीके से अब फंक्शन का यूज क्या है, ये तो हम नॉर्मली भी लिख सकते थे, फंक्शन का यूज क्या है, तो फंक्शन का यूज होता है इट हेल्प्स अस टू डिवाइड लार्ज प्रोग्राम इनटू मॉड्यूल्स। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मान लो अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम है, ठीक है, एक एप्लीकेशन है। अब इसमें हमारे पास छोटे छोटे फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे फंक्शंस क्या हो सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को ऐड करना, एक फंक्शन है जो इन्फॉर्मेशन ऐड करने का काम कर रहा है, एक इन्फॉर्मेशन डिलीट करने का काम कर रहा है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट की अपडेट करनी है, लेट से किसी स्टूडेंट का नंबर चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस हम बना सकते हैं। एक एक हो सकता है इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करने का, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस में हम लोग एक सिंगल प्रोग्राम को तोड़ सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो प्रोग्राम का रीडेबिलिटी अच्छी होती है, प्रोग्राम रीडेबल बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया फंक्शंस का, यही यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। ये फंक्शन इज अ स्मॉल पीस ऑफ कोड दैट डज अ स्पेसिफिक जॉब, जो कोई स्पेसिफिक जॉब करता है। अ फंक्शन इज अ प्रोग्राम मॉड्यूल कंसिस्टिंग ऑफ कोड एंड ऑप्शनल पैरामीटर्स। अब ये पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स आर दीज, ये ए और बी जो ये ले रहा है ना इनपुट, ये इसके पैरामीटर्स हैं, ठीक है, दैट इज इन्वोक्ड बाय ए कॉल स्टेटमेंट। अभी कॉल स्टेटमेंट क्या होती है, मेन फंक्शन के अंदर ये जो हमने लिखा है ना ऐड 1, 2, दिस इज अ कॉल स्टेटमेंट, ठीक है, एंड रिटर्न कंट्रोल टू अ कॉलर एंड सपोर्ट्स मॉड्यूलर प्रोग्राम डिजाइन। मॉड्यूलर प्रोग्राम डिजाइन ही मैंने समझाया, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। एंड व्हाट इज दिस, रिटर्न्स कंट्रोल टू अ कॉलर। इसका मतलब क्या है, अब ये वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है, 1 + 2 यानी कि 3 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये 3 वैल्यू कहाँ आ रही है, जहां पे ये फंक्शन कॉल हो गया ना वहां पे ये 3 वैल्यू पास हो जा रही है, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि रिटर्न्स कंट्रोल टू द कॉलर, बिकॉज कॉलर कहाँ पे ये हमारा क्या है, फंक्शन की कॉल है। तो ये तो हमारा हो गया छोटा सा एक इंट्रोडक्शन फंक्शंस के लिए। अब फंक्शंस के कितने टाइप के हो सकते हैं, तो फंक्शंस दो टाइप के हो सकते हैं, वन इज लाइब्रेरी फंक्शंस एंड अदर इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब सी की पहली क्लास से आप फंक्शंस यूज करते आ रहे हैं, आपने प्रिंटफ देखा है, आपने स्कैनफ देखा है, ये सब हमारे क्या है, लाइब्रेरी फंक्शंस है। लाइब्रेरी फंक्शंस कौन से होते हैं, दीज फंक्शंस आर दैट आर ऑलरेडी रिटन एंड प्रोवाइडेड बाय सी लैंग्वेज इन हेडर फाइल्स। अब ये हेडर फाइल्स क्या होती थी, हैश इंक्लूड stdio.h लिखते हैं हम। तो इस हेडर फाइल में क्या है, हमारे इनपुट आउटपुट फंक्शंस, इनपुट आउटपुट फंक्शंस डिफाइंड है। ये इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या है, लाइक प्रिंट एफ स्कैनफ, ठीक है, ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या है, दीज फंक्शंस आर रिटन बाय द प्रोग्रामर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जैसे अभी मैंने क्या लिखा था, ये ऐड फंक्शन लिखा था ना, तो दिस ऐड फंक्शन इज नथिंग बट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो हेडर फाइल्स में डिफाइंड नहीं, हम अपने आप लिख रहे हैं कोई टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सो दिस इज ऑल ओवर कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शंस। अब हम समझ लेते हैं फंक्शंस के बारे में कुछ चीजें। तो फंक्शन होता है ना, उसके बेसिक 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेशन, सेकंड वन इज डेफिनेशन एंड थर्ड वन इज फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। अब एक एक पार्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिक्लेरेशन क्या है। तो डिक्लेरेशन हमें क्या बताता है, डिक्लेरेशन हमें बताता है अबाउट द फंक्शन नेम, कि फंक्शन का नाम क्या है और किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है एंड वो क्या पैरामीटर्स ले रहा है, ठीक है। तो अगर एक सिंपल एक फंक्शन का वो लिखो ना स्ट्रक्चर, तो किस तरीके से होता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, और ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ क्या होते हैं,
पैरामीटर्स। इस तरीके से हमारा क्या होता है, एक डिक्लेरेशन होता है हमारे फंक्शन का। ठीक है, दिस इज अ जनरल डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन। इस तरीके से फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं। तो अगर इस प्रोग्राम में हम देखना चाहें तो फंक्शन किस तरीके से डिक्लेयर हो रहा है, दिस इज आवर फंक्शन डिक्लेरेशन। अभी हमें क्या बता रहा है कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो हमें क्या बता रहा है, ऐड इज अ फंक्शन which takes two integer parameters and returns an integer value। इससे हमें ये समझ में आ, देन हमारे पास आ जाता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि वो फंक्शन काम क्या करेगा, व्हाट इज द एक्चुअल कोड ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, जो क्या है फंक्शन के पैरेंथेसिस के इनसाइड होता है, कंटेन्स स्टेटमेंट इनसाइड दीज पैरेंथेसिस। लाइक अब हमने फंक्शन कहाँ पे डिक्लेयर कर, ये तो हमारे डिक्लेरेशन का पार्ट हो गया। देन दिस इज आर डेफिनेशन। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, a प्लस बी, मतलब एडिशन ऑफ टू नंबर से हमें ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डेफिनेशन। ये हमें बता रहा है कि काम क्या कर रहा है, रिटर्न्स एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स। ठीक है भाई। देन हमारा क्या है, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग मतलब कब हमें फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो फंक्शन कहाँ पे कॉल हो रहा है। तो ये देखो, ये हमारा क्या है, ये है हमारी फंक्शन कॉल। ये हमें बताता है टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन। अब जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा ये फंक्शन, वो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिप्लेस कर देगा इसे, रिप्लेस्ड बाय रिटर्न वैल्यू। जरूरी नहीं है हर फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करे। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करे। सो अगर कोई फंक्शन इस तरीके से void some function name and parameters, then these type of functions can never return anything। ठीक है, जब भी फंक्शन का रिटर्न टाइप void हो तो वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकता। तो ये तीन मेन पार्ट होते हैं हमारे किसी भी एक फंक्शन के। अब एक चीज समझो कि सर अभी तो आपने बताया था, जैसे मैंने अभी प्रोग्राम लिखा था, इंट एड इंट ए इंट बी रिटर्न ए प्लस बी, एंड फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, इंट मेन, और इसके अंदर सीधे इंट एक्स इक्वल्स टू एड ऑफ 1,2। तो ये तो हमारा क्या है, ये तो फंक्शन कॉल है। अब आप कहोगे सर ये तो हमारा क्या है, डेफिनेशन है फंक्शन की, और डिक्लेरेशन तो आपने इसमें किया ही नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या बताया था, पहले हमें डिक्लेयर करना है और कहीं पे बाद में फंक्शन डिफाइन हो रहा है। बट हियर इज अ कैच। तो ये जो है ना, जो इस प्रोग्राम में मैंने दिखाया है, दिस इज नॉन एज फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। ठीक है, कि हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है कि इस तरीके का एक फंक्शन होगा जिसका नाम ऐड होगा, इन जो दो पैरामीटर्स लेगा। ठीक है, ताकि जो हमारा जो प्रोग्राम है, अब जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या करता है, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है ना, सिक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है। मान लो इंट मेन में लिख दूं, ठीक है, यहाँ पे लिख दूं इंट एक्स बराबर एड 1,2, और फिर यहाँ पे आके इंट ए इंट बी रिटर्न
ए प्लस बी। अगर मैं कुछ इस तरीके से प्रोग्राम लिखूं, मान लो दिस इज आवर प्रोग्राम, तो क्या ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा? अभी एग्जीक्यूट होगा टॉप टू बॉटम, ठीक है। और जैसे ही वो ये देखेगा एड 1,2, तो क्या इससे पहले यहाँ पे कहीं पे एड डिफाइंड है? एड डिफाइंड नहीं है, तो ये हमें क्या दे देगा? एक एरर दे देगा। और इसी एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं? फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। ठीक है, इस एरर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉरवर्ड डिक्लेरेशन को यूज करते हैं। अगर अब इससे पहले मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूं क्या, कि इंट ए कॉमा इंट बी, then there is no error, then error is। तो ये काम होता है हमारा किसका? ये सारा काम होता है हमारा फॉरवर्ड डिक्लेरेशन का। ठीक है, समझ में आ गया फॉरवर्ड डिक्लेरेशन का मतलब? ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आ जाते हैं कि फंक्शन वर्क कैसे करता है। तो इसको समझने से पहले एक चीज और समझते हैं, हम एक मेमोरी हायरार्की समझते हैं। सॉरी, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या होता है मेमोरी में? तो इस मेमोरी हायरार्की में सबसे पहला जो सेक्शन आता है हमारे पास, वो होता है दिस इज आवर कोड सेक्शन, जहाँ पे हमारे सारे कोड स्टोर होते हैं। देन एक हमारे पास होता है यहाँ पे अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट। एक होता है हमारे पास इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट। एक होता है हमारे पास हीप। एक होता है हमारे पास स्टैक। ठीक है, तो स्टैक के अंदर क्या स्टोर होता है? स्टैक के अंदर हमारे पास स्टोर होते हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, सॉरी नॉट लोकल, ऑटो एंड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, हीप हमारा यूज होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। ये टॉपिक भी हम आगे पढ़ेंगे, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं? इनिशियलाइज्ड स्टैटिक एंड ग्लोबल वेरिएबल्स स्टोर। यहाँ हमारे क्या होते हैं? अनइनिशियलाइज्ड स्टैटिक एंड ग्लोबल। ठीक है, और ये स्टैक और हीप क्या हो सकते हैं? ग्रो हो सकते हैं मेमोरी में। इस तरीके से हमारा क्या होता है? मेमोरी हायरार्की फॉलो होती है। अब आ जाते हैं वापस इधर। तो मैंने अभी एक बताया कि स्टैक, स्टैक में एक चीज और होती है, क्या होता है यहाँ पे? फंक्शन का, बेसिकली फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड। एक्टिवेशन रिकॉर्ड ये और यहीं पे स्टोर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ये वही, ये सेम प्रोग्राम है जो मैंने पीछे देखा। तो इस प्रोग्राम में क्या है? हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो ये मेन फंक्शन, जैसे ही मेन भी एक है फंक्शन है, तो सबसे पहले स्टैक में मेन फंक्शन का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, एंड अब स्टार्ट करो बनाना। सबसे पहले क्या है हमारे पास? इंट एक्स इक्वल्स टू 5 है मेन के अंदर। ये मेन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड है। यहाँ पे क्या होगा? एक एक्स वेरिएबल बनेगा और उसके अंदर क्या है? 5 स्टोर हो जाएगा।
ऐसे ही हमारे पास अब क्या है, y इक्वल्स टू 3, एक y वेरिएबल बनेगा जिसमें 3 स्टोर हो जाएगा, y वेरिएबल बनेगा जिसमें 3 स्टोर हो जाएगा। एंड एक रिजल्ट वेरिएबल, रिजल्ट को हमने किसी से वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं करा है, करा है क्या अभी, नहीं करा है, तो ये वैल्यू अभी के लिए क्या है, गार्बेज, कोई भी एक रैंडम वैल्यू। देन हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू एड एक्स कॉमा वाई। अब जैसे ही ये होगा, जैसे ही ऐड एग्जीक्यूट होगा, वैसे ही क्या होगा, एक ऐड फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन जाएगा, किसमें, स्टैक के अंदर। ठीक है, अब ये बन गया। अब हम जैसे ही आएगा तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे, ऐड फंक्शन पे। अभी एरर क्यों नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि हमने भाई डिफाइन तो नीचे करा है, क्योंकि हम लोग क्या कर चुके हैं, हम यहाँ पे एक फॉरवर्ड डिक्लेरेशन दे चुके हैं फंक्शन की। सो हम ऐड फंक्शन पे आ गए। अब इस ऐड फंक्शन के अंदर क्या है, एक इंटीजर ए है, बना लेते हैं। इस ऐड फंक्शन के अंदर क्या होगा, एक इंटीजर ए, ठीक है, ऐसे ही एक इंटीजर बी, ठीक है, और ए और बी की वैल्यूज हमने क्या दी, हमने यहाँ पे क्या कॉल करा है, एड एक्स कॉमा वाई हमने कॉल करा है। एक्स क्या है हमारा, एक्स हमारा है 5, वाई हमारा है 3। तो ए में कितनी वैल्यू चलेगी 5, बी में कितनी वैल्यू चलेगी 3, और रिटर्न क्या कर रहा है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और रिटर्न जैसे ही होता है वैसे ही हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये रिटर्न क्या करेगा, ए प्लस बी, और वो ए प्लस बी कहाँ चली जाएगी वैल्यू, ए प्लस बी वैल्यू आ जाएगी हमारी इस ऐड की जगह। तो 5 + 3 यानी कि 8 वैल्यू आ जाएगी यहाँ, और वो रिजल्ट में क्या हो जाएगी, असाइन। ठीक है, रिजल्ट में आप गार्बेज की जगह क्या हो जाएगी वैल्यू, 8। और वैल्यू रिटर्न होने के बाद क्या होता है, दिस फंक्शन एक्टिवेशन रिकॉर्ड गॉट डिलीटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फंक्शन एग्जीक्यूशन। इस तरीके से हमारा क्या करता है, एक फंक्शन वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने वही लिख रखा है, एवरी टाइम अ फंक्शन इज कॉल्ड इन सी, अ न्यू एक्टिवेशन रिकॉर्ड इज created. When the function returns, its activation record is removed from the stack. This is it. अब उसके बाद यहाँ क्या होगा, सम प्रिंट हो जाएगा, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट चलेगा, सम इक्वल्स टू क्या प्रिंट होगा, सम इक्वल्स टू 8, ये प्रिंट हो जाएगा। देन जैसे यहाँ पे ये रिटर्न 0 देखेगा कंपाइलर, वैसे ही क्या होगा, ये मेन का भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, फंक्शन की वर्किंग है। ठीक है, अब देख लेते हैं फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर्स के अंदर डिफरेंस क्या है, व्हाट आर फॉर्मल पैरामीटर्स एंड व्हाट आर एक्चुअल पैरामीटर्स। सो जब हम ये फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन में जो ये हम दे रहे हैं ना, इंट ए और इंट बी, ये जो है, दीज आर आर फॉर्मल पैरामीटर्स। एंड जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, दिस इज आर फंक्शन कॉलिंग, तो ये जो एक्स और वाई है, दीज आर आर एक्चुअल पैरामीटर्स। ठीक है, कॉलिंग के टाइम पे जो हम पास कर रहे हैं, दोज आर एक्चुअल पैरामीटर्स, एंड जो हम डेफिनेशन में यूज कर रहे हैं, दोज आर फॉर्मल पैरामीटर्स। ठीक है, ये सिंपल सा है। अब आ जाते हैं स्टोरेज क्लासेस, स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से गेट क्वेश्चन किस में पूछता है, इसमें एक वेरिएबल होता है स्टैटिक वेरिएबल, वहां से गेट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। चलो स्टार्ट करते हैं अब इसको। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि स्कोप का मतलब क्या है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ वेरिएबल। स्कोप ऑफ वेरिएबल का मतलब होता है प्लेस वेयर a variable can be accessed in a program। सर याद तो, ये तो आप किताबी बातें कर रहे हो, समझाओ होता क्या है, तो समझते हैं। हैश इंक्लूड stdio
डॉट एच। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे हमने हमारा एक फंक्शन बना लिया इंट फन, और यहाँ पे हम दे रहे हैं इंट एक्स। लेट्स हम कुछ भी नहीं दे रहे यहाँ पे, और हमने यहाँ पे एक बना लिया है इंट एक्स, एक्स इक्वल्स टू 10, और इंट मेन, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं एक्स प्लस प्लस, एंड प्रिंट एफ परसेंटेज डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे समझो, एक ये मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किससे स्टार्ट होता है, मेन से। तो मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और वो क्या करेगा एक्स प्लस प्लस। अब एक्स प्लस प्लस, क्या ये वैलिड स्टेटमेंट है? इज इट वैलिड? क्या हमने यहाँ पे मेन फंक्शन में कहीं पे भी एक्स डिफाइन करा है? नहीं करा। तो ये किस एक्स की बात कर रहा है? क्या ये फन वाले एक्स की बात कर रहा है? क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये जो हमारा इंट एक्स है, दिस इज अ लोकल वेरिएबल, और इस एक्स का जो स्कोप है इज ओनली इनसाइड दिस फंक्शन। ठीक है, एक्स कैन ओनली बी एक्सिस्ट इनसाइड फन, उसके बाहर हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स का जो स्कोप है दैट इज फन फंक्शन, उसके बाहर हम यूज नहीं कर सकते। दैट इज स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। अब एक और एग्जांपल एक छोटा सा लेते हैं। लेट्स से इंट मेन इंट ए इक्वल्स टू 10 ए प्लस प्लस। ठीक, यहां हम करते हैं प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए, देन उसके बाद ऐसे एक ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, इसमें भी हम करते हैं, इसमें हम डिफाइन कर देते हैं लेट्स से इंट ए इक्वल्स टू 0 ए प्लस प्लस एंड प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए। देन इस ब्लॉक से बाहर निकलने के बाद हम दोबारा से क्या करते हैं, ए प्लस प्लस प्रिंट एफ परसेंटेज डी कॉमा ए। अब इस अगर प्रोग्राम का मैं आपसे कहूँ आउटपुट लिखो तो क्या आउटपुट आएगा? तो ये जो इंट ए है, ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल बनेगा ए जिसके अंदर वैल्यू जाएगी 10। देन ए प्लस प्लस विल इंक्रीमेंट दिस वैल्यू टू 11 एंड लेट्स से दिस इज आवर आउटपुट स्क्रीन। देन दिस 11 गॉट प्रिंटेड, एंड उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, दिस इज आवर ब्लॉक। एंड इस ब्लॉक के अंदर हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से ए को डिफाइन कर रहे हैं। देन दिस ए विल बी अ डिफरेंट वेरिएबल। ठीक है, दिस ए विल बी अ लोकल वेरिएबल फॉर दिस ब्लॉक। ठीक है, और वहां पे क्या होगा, जीरो इनिशियलाइज होगा, देन ए प्लस प्लस विल इंक्रीमेंट दिस टू 1, और क्या होगा 1 प्रिंट हो जाए। ठीक है, सिंपल। देन अब जैसे ही इस ब्लॉक के बाहर आएंगे, अब ये वाला ए प्लस प्लस किसको इंक्रीमेंट करेगा? क्या इस वाले को इंक्रीमेंट करेगा या इस वाले को इंक्रीमेंट करेगा? तो अभी मैंने क्या बताया, जो भी ब्लॉक है ना इसी के अंदर तक इसका स्कोप रहेगा, इसके बाहर इसका स्कोप नहीं है, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है इस ब्लॉक के लिए। ठीक है, तो ये ए प्लस प्लस किसको, इस वाले ए को इंक्रीमेंट करेगा, इस वाले ए को इंक्रीमेंट करेगा तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, एंड देन 12 गॉट प्रिंट।
So the output of this code is 11 1 to 12. ठीक है, तो ये जो है ना सेमीकोलंस, ये सेमीकोलंस क्या डिफाइन करते हैं, डिफाइंस अ ब्लॉक ऑफ कोड। जैसे इस फंक्शन में ये जो सेमीकोलंस है, ओह सॉरी करली ब्रेसेस है, दे डिफाइंस अ फंक्शन ब्लॉक। ठीक है, तो ये जो इंट एक्स है, ये इंट एक्स इन दो सेमीकोलन से बाहर नहीं एक्सेस कर सकता। ऐसे ही सिमिलरली यहां पर ये जो ए है, दिस कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड दीस करली ब्रेसेस, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टोरेज क्लासेस के ऊपर। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल आपको समझ में आया, द स्कोप ऑफ वेरिएबल इज द रीजन ऑफ अ प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड और यूज्ड। So the storage classes specifies the lifetime, visibility and memory location of the variable. Storage class हमें क्या क्या डिफाइन करता है, where a variable is stored in memory। ठीक है, मतलब वेरिएबल की स्टोरेज लोकेशन कहाँ पे स्टोर होगा, मेमोरी में। अभी मैंने आपको मेमोरी की हायरार्की बताई, ये हमारी मेमोरी हायरार्की है। इस मेमोरी में कौन सा वेरिएबल कहाँ पे स्टोर होगा वो हमें कौन बताता है, स्टोरेज क्लास बताती है। देन लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइफ टाइम, हाउ लॉन्ग द वेरिएबल एग्जिस्ट। ठीक है, जैसे कि इस जगह पे मैंने बताया था कि ये जो फंक्शन बेसिकली फंक्शन का एक्टिवेशन रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाता है, तो जब डिलीट हो जाएगा तो ये जो हमने वेरिएबल्स बनाए ए बी एक्स वाई रिजल्ट, ये भी वेरिएबल्स क्या है मेमोरी में से डिलीट हो जाएंगे। तो until the function is executing, then that is the lifetime of that particular variable that is defined in that function। तो वो हमें बताता है कि वो लाइफ टाइम है। देन व्हाट इज इट्स डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू इफ अनइनिशियलाइज्ड एंड वेयर द वैल्यू वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड, मतलब स्कोप। ये चार चीज हमारा कौन बताता है, स्टोरेज क्लास। ठीक है, हम चार स्टोरेज क्लास पढ़ने वाले, दैट इज फर्स्ट वन इज ऑटो, second one is extern, third one static and fourth one is register। ये चार स्टोरेज क्लासेस हम कवर करेंगे इस वीडियो। अब देखते हैं, फर्स्ट वन इज ऑटो स्टोरेज क्लास। ठीक है, ऑटो स्टोरेज क्लास क्या है, डिफॉल्ट फॉर लोकल वेरिएबल्स, और ये वेरिएबल्स कहाँ स्टोर होते हैं, स्टैक के अंदर, एंड क्रिएटेड व्हेन द फंक्शन या ब्लॉक बिगिंस एंड डिस्ट्रॉयड व्हेन ब्लॉक एंड्स। अब इस सब का मतलब क्या है, लेट्स से ये हमारे पास एक कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे इंट ए है इक्वल्स टू 10, मान लो यहाँ पे ऑटो नहीं लिखा हुआ, अभी के लिए हम भूल जाते हैं यहाँ पे ऑटो लिखा है, तो इंट ए इक्वल्स टू 10 ये हमारे पास क्या है, एक लोकल वेरिएबल है ऑफ दिस फन फंक्शन का एक लोकल वेरिएबल है। सो जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं ये क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट ऑटो, हमें जरूरी नहीं है इन्हें मेंशन करना, ये ऑटो, अगर मेंशन करा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और नहीं करा है तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, ऑटो। तो कोई भी एक लोकल वेरिएबल है वो बाय डिफॉल्ट ऑटो स्टोरेज क्लास को बिलोंग करता है, और ये कहाँ स्टोर होते हैं, स्टैक के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, ये कब क्रिएट होते हैं, क्रिएटेड व्हेन फंक्शन या ब्लॉक बिगिंस, और कहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड व्हेन ब्लॉक एंड। ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, लाइफ टाइम, ये इसका क्या हो गया, स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, डिफॉल्ट फॉर लोकल वेरिएबल्स, एंड व्हाट इज देयर डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू इज गार्बेज, एनी रैंडम वैल्यू। ठीक है, सिंपली दिस इज आर ऑटो स्टोरेज क्लास। देन हमारे पास आ जाता है रजिस्टर स्टोरेज क्लास। तो रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या होता है, रजिस्टर्स क्या होते हैं, हमारे पास जो सीपीयू है ना,
सीपीयू सबसे फास्ट कहां से डेटा एक्सेस कर सकता है? रजिस्टर. Registers are closest to CPU and these are the fastest data access. So रजिस्टर स्टोरेज क्लास क्या है? सेम चीज है किसके जैसा? लोकल वेरिएबल्स जैसा, बट द डिफरेंस इज डेटा इज stored in registers only if they are available. If not available, simply stored in stack. तो दिस इज लाइक अ रिक्वेस्ट कि हाँ भाई ये जो डेटा है, ये जो वेरिएबल है, उसे कहाँ स्टोर करो? रजिस्टर में. अगर नहीं है अवेलेबल रजिस्टर, क्योंकि सीपीयू के जो रजिस्टर्स होते हैं बहुत फाइनाइट नंबर ऑफ अमाउंट में होते हैं, बहुत कम होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो अवेलेबल हो, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं कंप्यूटर के अंदर. जरूरी नहीं है वो अवेलेबल हो. अगर अवेलेबल होगा तो वो कहाँ है? रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, नहीं तो सिंपली स्टैक में स्टोर होगा. तो रिक्वेस्ट टू स्टोर वेरिएबल्स इन सीपीयू रजिस्टर. फास्टर एक्सेस होता है, मे और मे नॉट बी ऑनर्ड एंड कैन नॉट यूज एंड आई बिकॉज मेमोरी एड्रेस मे नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, अगर ये रजिस्टर में स्टोर हो रहा है, इफ स्टोर्ड इन रजिस्टर एंड आई नॉट वर्क, क्योंकि रजिस्टर्स का एज सच कोई मेमोरी एड्रेस नहीं होता. रजिस्टर्स के बारे में आप किस में पढ़ेंगे? सीओए में पढ़ेंगे रजिस्टर्स के बारे में, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तभी. देन हमारे पास आ जाता है एक एक्सटर्न स्टोरेज क्लास. अभी एक्सटर्न स्टोरेज क्लास क्या करता है समझते हैं. मान लो ठीक है, एक फन फंक्शन बनाया हमने, एक्स प्लस प्लस. एक इंट मेन फंक्शन बनाया है हमने, जहां पे हम फन को कॉल कर रहे हैं और क्या प्रिंट कर रहे हैं? एक्स की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं. अब हम चाहते हैं कोई हम ऐसा वेरिएबल बनाए जो हम लोग फन में भी यूज कर सकें, जो हम लोग मेन में भी यूज कर सकें. तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल फंक्शंस. तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? एक्सटर्न int x equals to something, let's say 0 से इनिशियलाइज करते. so this is our global variable. ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? ये x प्लस प्लस होगा ना, ये x बन जाएगा, ठीक है, 0. देन x प्लस प्लस होगा 1, क्योंकि यहाँ फन कॉल हो रहा है. फन जैसे ही कॉल होगा ये इंक्रीमेंट कर देगा 1 से वैल्यू, और क्या है 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा. अब यूज टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल्स डिफाइंड इन अनदर फाइल स्लैश कैन बी exist in whole file. ठीक है, does not allocate memory. मेमोरी एलोकेट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे क्या एलोकेट होता है? डेटा सेगमेंट. मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, देखो मेमोरी हायरार्की में मैंने यहाँ पे बताया है कि एक इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट है और एक अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट है. तो स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल्स इनमें स्टोर्ड होते हैं. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि does not allocate memory. And extern tells compiler that variable exists elsewhere used for sharing variables across files. तो जो काम हम ये इस पूरे प्रोग्राम में कर रहे हैं,
कि ये जो इंट एक्स वेरिएबल है ये फन में भी यूज हो रहा है और ये मेन में भी यूज हो रहा है। तो हम ऐसा ये भी कर सकते हैं कि हमारा कोई एक फाइल है जिसके अंदर हमने ए को डिफाइन करा है और एक दूसरी फाइल है जिसमें हम लोग एक्सटेंड सॉरी ए को यूज कर रहे हैं और यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ये रेफरेंस दे रहे हैं कि हमारा फाइल 1 में ये ए डिफाइंड है। तो हम लोग मल्टीपल फाइल्स में एक वेरिएबल को यूज करने के लिए हम लोग एक्सटर्नल स्टोरेज क्लास का भी यूज कर सकते हैं और सिंपली ग्लोबल वेरिएबल्स को यूज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टैटिक स्टोरेज क्लास। ये आपको अच्छे से समझना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टैटिक स्टोरेज क्लास में क्या होता है? स्टैटिक स्टोरेज क्लास में रिटेन्स वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल्स। इसका मतलब क्या है अभी समझते हैं। एंड मेमोरी एलोकेटेड ओनली वंस, और जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू वो जीरो है। अभी तक हमने जो भी देखे थे उन सब की डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी? गार्बेज। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? जीरो। अगर हम लोग इनिशियलाइज नहीं करेंगे, इफ नॉट इनिशियलाइज्ड देन सेट वैल्यू है जीरो। तो समझते हैं इस एग्जांपल के थ्रू कि ये स्टैटिक का मतलब क्या है। तो जैसे ही ये मेन फंक्शन चलेगा तो ये सबसे पहले क्या कर रहा है? इस काउंटर फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो ये काउंटर फंक्शन कॉल हुआ, फिर हमारा क्या होगा? एक काउंट फंक्शन हमारा बन जाएगा। तो जो भी हमारे स्टैटिक फंक्शन है किस में होते हैं? डेटा सेगमेंट में। ठीक है, डेटा लेट से हमारा डेटा सेगमेंट है, लेट से दिस इज आवर डेटा सेगमेंट। इस डेटा सेगमेंट में क्या होगा? एक काउंट नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा जिसके अंदर हमारा क्या है? जीरो वैल्यू स्टोर्ड है। देन ये जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं मात्र एक बार ही इनिशियलाइज होते हैं, दूसरी बार ये लाइन नहीं चलेगी। दिस लाइन विल नॉट रन अगेन। ठीक है, ये लाइन अब नहीं चलेगी दोबारा। देन हमारे पास क्या है? काउंट प्लस प्लस। काउंट प्लस प्लस कर दो भाई, काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया। दिस इज लेट्स से आवर आउटपुट स्क्रीन। देन प्रिंट एफ कर दो काउंट को, काउंट को प्रिंट एफ करा, 1 प्रिंट हो गया। देन अब हमारा सेकेंड बार काउंटर एग्जीक्यूट होगा। तो जब सेकेंड बार काउंटर एग्जीक्यूट होगा दिस लाइन विल नॉट रन अगेन। ठीक है, डायरेक्टली क्या रन होगा? काउंट प्लस प्लस। काउंट प्लस प्लस रन हुआ तो 2 हो गया और यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। देन दोबारा काउंटर चलेगा, ये लाइन फिर से रन नहीं हुई, काउंट प्लस प्लस होगा। देन द वैल्यू विल बी 3 एंड 3 गॉट प्रिंटेड। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक स्टोरेज क्लास, जहां पे हमारा क्या है? जो वेरिएबल है वो मात्र एक ही बार इनिशियलाइज होगा और कहां पे स्टोर्ड होगा? डेटा सेगमेंट के अंदर स्टोर होगा और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझना है। अब यहाँ पे एक टेबल है जहाँ पे ये सबको समराइज किया हुआ है कि ऑटो वेरिएबल है कहाँ स्टोर होगा? स्टैक में। डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होगी। स्कोप क्या है? लोकल या ब्लॉक की। और लाइफ टाइम अंटिल द ब्लॉक या फंक्शन एंड्स। रजिस्टर कहाँ है? सीपीयू रजिस्टर में स्टोर होगा। और स्टैक इफ अनअवेलेबल। वैल्यू गार्बेज है। स्कोप क्या है? लोकल ब्लॉक तक रहेगा। और लाइफ टाइम अंटिल द ब्लॉक और फंक्शन एंड्स। एंड स्टैटिक के लिए कहाँ पे? स्टैटिक या ग्लोबल मेमोरी एरिया, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डेटा सेगमेंट। इनकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 कहाँ तक रहेगा? अगर लोकल है तो ब्लॉक तक, ग्लोबल है तो फाइल। देन लाइफ टाइम एंटायर प्रोग्राम जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक वह मेमोरी में रहेंगे। देन कम्स आर एक्सटर्न रिफर्स टू ग्लोबल या स्टैटिक मेमोरी। डेटा सेगमेंट में होते हैं डिपेंड्स वैल्यू फ्रॉम द डेफिनेशन। ग्लोबल अक्रॉस फाइल्स भी यूज कर सकते हैं और सेम फाइल में भी यूज कर सकते हैं। और लाइफ टाइम क्या है? एंटायर प्रोग्राम। सो दिस इज द समरी ऑफ दिस। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है इसरो 2018 का। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक वॉइड मेन फंक्शन है जहां पे हमारा इंट x इक्वल्स टू 2 है और y इक्वल्स टू 5 है। तो
x इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं एंड y इक्वल्स टू 5 ले लेते हैं। ना वो कह रहा है चेक करो इफ x लेस देन y, क्या x लेस देन y है। तो ये हमारा क्या है, दिस इज ट्रू। ठीक है, दिस इज ट्रू। और ट्रू होगा तो ये रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। रिटर्न क्या कर रहा है, x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई मतलब 7 7, ये हो जाएगा रिटर्न। और रिटर्न हो जाएगा तो हमारा यहीं पे क्या हो जाएगा, प्रोग्राम विल गेट टर्मिनेटेड ईयर, क्योंकि जहां पे रिटर्न आ जाता है वहीं पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट हो जाएगा तो हमारा क्या है, टर्मिनेट हो जाएगा मतलब एम्प्टी आउटपुट। एम्प्टी आउटपुट मतलब नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। बट दिस इज रॉन्ग। अब कहोगे अरे सर रॉन्ग क्यों है, रॉन्ग इसलिए है, मैंने आपको क्या चीज बताया था, यहाँ देखो मेन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। तो जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट देखेगा ना, कंपाइलर क्या बोलेगा, कंपाइलर बोलेगा सर जी आपने कर दिया है एरर, कंपाइलेशन एरर, बिकॉज फंक्शन इज ऑफ void रिटर्न टाइप। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, दैट्स व्हाई इट इज आस्क्ड इन इसरो एग्जाम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें फन ऑफ 435 की वैल्यू बताओ, जब हमें फन फंक्शन नीचे दिया हुआ है डिफाइंड इस तरीके से। तो सिंपली क्या कर रहे हैं ये फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले तो इसने क्या करा है, एक काउंट वेरिएबल बनाया है, इसमें काउंट की वैल्यू कितनी है 0। और वाइल नम, इसका मतलब क्या है, वाइल नम इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू वाइल नंबर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और वो क्या कह रहा है, काउंट प्लस प्लस कर दो अगर नंबर इक्वल टू 0 नहीं है, और नंबर को राइट शिफ्ट कर दो 1 से। अब मैंने एक चीज बताया था, एन राइट शिफ्ट बाई के, इसका मतलब होता है एन इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 2 की पावर के। ठीक है, और यहाँ क्या है, हियर k इक्वल्स टू 1, मतलब n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2। ये हमें करना है सिंपली। और जितनी बार मतलब जितनी बार ये नंबर नॉन जीरो रहेगा उतना ही काउंट प्लस प्लस होगा। आओ देख लेते हैं डिवाइड करके हमें क्या निकालना है, फन ऑफ 435। सिंपली डिवाइड करके देख लेते हैं। 435 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, वी गेट 117.5, इंटीजर है तो सॉरी 217.5, इंटीजर है तो 217। देन 217 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 108। ऐसे 108 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 54। देन 54 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 27। देन 27 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा 13। देन 13 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 6। 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 3। 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1। फिर 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 0। तो कितनी बार डिवाइड हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स। सो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 9। और ये क्या कर रहा है, काउंट को ही रिटर्न कर रहा है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 9। ठीक है, सिंपल।
अब इतनी बार डिवाइड ना करना पड़े अगर आपको एक सिंपल सी ट्रिक मिल जाए तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली 435 का बाइनरी लिख लो। 435 का बाइनरी लिख लो। क्या आएगा 435 का बाइनरी? 435 का बाइनरी आएगा 1101100011। ठीक है, दिस इज इन बाइनरी। जरा काउंट तो कर लो कितने हैं डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हम लोग इसे कितनी बार लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट कर सकते हैं? कैन राइट शिफ्ट 9 टाइम्स। तो सिंपली हम लोग बाइनरी लिखने के बाद भी इसको कर सकते थे। दिस इज आवर short trick for these type of questions. This question is also asked in ISRO 2018। अब देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन में एक स्वैप नाम का फंक्शन है जो क्या कर रहा है, एक टेम्परेरी वेरिएबल बना रहा है। उस टेम्परेरी वेरिएबल में ए दे दे रहा है, देन ए में बी दे दे रहा है, बी में टेम्प असाइन कर दे रहा है। आओ कर लेते हैं इसको। इसको कर लेते हैं। इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्टैक बना लेता हूँ। ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रखा है क्योंकि इससे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एग्जीक्यूशन कहाँ से, मेन से स्टार्ट होगा। जैसे मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो एक मेन फंक्शन का एक्टिवेशन स्टैक बन जाएगा। ठीक है, मेन फंक्शन का एक्टिवेशन स्टैक बन जाएगा और उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एक एक्स वेरिएबल बन जाएगा, एक वाई वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, ये स्वैप एक्स कॉमा वाई चलेगा और इसमें ये वैल्यूज और लिख लेते हैं, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 10। देन हमारा स्वैप चलेगा और स्वैप का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टैक है। देन फिर क्या होगा, स्वैप फंक्शन पे आएंगे, वहां पर हमारे पास क्या है, एक इंट ए है, एक इंट बी है। बना लेते हैं, एक इंट ए है, एक इंट बी है और एक इंट टेम्प है। ए है, बी है और टेम्प है। ठीक है, ए में क्या वैल्यू है 5, बी में क्या वैल्यू है 10 और टेम्प में हम क्या साइन कर रहे हैं, टेम्प में हम सबसे पहले वैल्यू है गार्बेज। देन गार्बेज वैल्यू हट के यहाँ पे क्या है, ए असाइन हो रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू होगी 5, देन ए में वैल्यू होगी 10, देन बी में वैल्यू होगी 10। फिर जैसे ये एंडिंग करली ब्रेसेस आएगा वैसे ही क्या होगा, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ये वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फिर हम लोग कहाँ आ जाएंगे, प्रिंट एफ के ऊपर। प्रिंट एफ एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई अभी भी क्या है 5, 10। फिर रिटर्न 0 और ये मेन का भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। बट ये फंक्शन तो क्या था, स्वैप कर रहा था तो वैल्यूज, देखो फंक्शन के अंदर तो वैल्यू स्वैप हुई है बट मेन फंक्शन में वैल्यूज स्वैप नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, बिकॉज वैल्यूज डोंट गेट swept because this is call by value. To swap values using a function, we need call by reference। और एक कॉल बाई रेफरेंस हम कहाँ पढ़ेंगे, कॉल बाई रेफरेंस हम पढ़ेंगे, विल स्टडी इन पॉइंटर्स। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि है हमारा ये इसरो 2017 का क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वी हैव दिस पाई
3.14 something 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 something, and we have an integer a, एक integer I, and this is a for. for loop कितनी बार चलेगा? for loop चल रहा है 0 to लेस देन 3, मतलब 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा। ये 3 वैल्यूज के लिए ये लूप क्या है? एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो लिख लेते हैं i इक्वल्स टू 0 के लिए एग्जीक्यूट होगा, i इक्वल्स टू 1 के लिए एग्जीक्यूट होगा, i इक्वल्स टू 2 के लिए एग्जीक्यूट। ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल पाई है, पाई की वैल्यू है समथिंग। देन क्या हो रहा है इसके अंदर? लूप के अंदर सबसे पहले चेक हो रहा है a इक्वल्स टू कॉस पाई आई बाई 2। ठीक है, a की वैल्यू वैसे कितनी है यहाँ पे? a की वैल्यू है 1 और i तो ये है। ठीक है, a में वो क्या कर रहा है? cos पाई मल्टीप्लाइड बाई आई बाई 2। ठीक है, cos पाई इस तरीके से लिख लेता हूँ, पाई मल्टीप्लाइड बाई 0 बाई 2 यानी कि cos 0 यानी कि 1 है, तो इफ ऑफ 1 कितना होगा? ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा तो क्या प्रिंट होगा? तो ये वाला प्रिंट एफ चलेगा। ठीक है, ये वाला प्रिंट एफ चलेगा, और ये वाला प्रिंट एफ कब चलेगा? इफ फॉल्स। ठीक है, अभी क्या है? ट्रू है तो क्या प्रिंट होगा? 1 प्रिंट हो जाएगा। देन अब क्या है? आई इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा। आई इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा तो पाई मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2 यानी कि cos पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 इज 0, तो यानी कि फॉल्स। फॉल्स मतलब क्या प्रिंट हो जाएगा? 0 प्रिंट हो जाएगा, ये वाला प्रिंट एफ चलेगा। देन cos पाई मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि cos पाई, एंड cos पाई इज -1 एंड -1 इज नॉन जीरो, और नॉन जीरो का मतलब क्या होता है? ट्रू। ट्रू मतलब क्या प्रिंट होगा? 1। So the final output of this question is 101. This is our answer. ठीक है, this question is also asked in ISRO exam. Now the next question is this. We have to find the value returned by f of 1. ठीक है, this question is also asked in ISRO 2008. ये क्वेश्चन कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, हमारे पास क्या है? स्टैटिक इंट i इक्वल्स टू 1, एक स्टैटिक वेरिएबल है स्टैटिक i इक्वल टू 1। ठीक है, ओनली एग्जीक्यूटेड वंस। अभी मैंने बताया स्टैटिक वेरिएबल होगा तो मात्र एक बार एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एफ ऑफ 1 चला रहे हैं हम सबसे पहले। ठीक है, अभी क्या एग्जीक्यूट हो रहा है? एफ ऑफ 1 जैसे चलेगा ये एक स्टैटिक वेरिएबल कहाँ बन जाएगा? दिस विल बी मेड इन डेटा सेगमेंट। ठीक है, और ये इनिशियलाइज हो जाएगा, फिर चेक होगा क्या n इज ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, यहाँ पे एक n ले लेते हैं। n ले लिए, n की वैल्यू अभी कितनी है? 1 है। ठीक है, n क्या है जो हम f में पास कर रहे हैं? दैट इज n। अभी n की वैल्यू 1 है। अब क्या 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है? फॉल्स। फॉल्स होगा तो क्या है? दिस विल बी रन इफ फॉल्स, एंड दिस विल बी रन इफ ट्रू। ठीक है, और ये पूरा इफ फॉल्स। और देखते हैं अभी क्या है? फॉल्स है। फॉल्स है तो क्या हो रहा है? n इक्वल्स टू n प्लस आई। n इक्वल्स टू n प्लस आई कर दो। n प्लस आई करेंगे तो दिस इज 2। देन आई प्लस प्लस करेंगे तो दिस इज
2, then return f of n। अब f of 2 कॉल हो जाएगा। f of 2 कॉल होगा तो ये स्टैटिक वेरिएबल एक बार चलता है, ये वाली स्टेटमेंट आगे नहीं चलेगी। देन वी विल कम टू इफ, चेक होगा 2 इज ग्रेटर देन 5, फॉल्स, फॉल्स है तो n इक्वल्स टू n प्लस आई, n plus I this is 4, then I plus plus this is 3, then return f of n, f of 4 कॉल होगा, f of 4 कॉल होगा, then we will again check if n is greater than equals to 5, false, false है तो n equals to n plus 5, this is 7 and this I gets incremented by 1, then we will return f of 7, then f of 7 कॉल होगा, f of 7 कॉल हुआ, then क्या होगा, चेक होगा इफ 7 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ट्रू है, देन 7 गॉट रिटर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिंपली 7। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये भी एक इजी सा क्वेश्चन था। नाउ दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, आई विल मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट करेगा, फर्स्ट वन इज लूप एंड सेकंड वन इज स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले एक चीज रिकॉल कर लेते हैं कि लूप्स किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। तो जो हमारे फॉर लूप होता है उसमें क्या क्या होता है, वी हैव अ इनिशियलाइजेशन कंडीशन, वी हैव अ कंडीशन एंड वी हैव अ अपडेट। और यहाँ क्या होता है, सम कोड इस तरीके से होता है ना। तो सबसे पहले क्या चलता है, सबसे पहले दिस इनिशियलाइजेशन कंडीशन विल execute, then this condition got checked, then after this we will execute this code, then after executing this code we will go to this updation, then after updation we will go to this condition again and this loop got repeated। ठीक है, ये रिपीट होता है इस तरीके से, इस तरीके से रिपीट होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रख के अभी क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। अच्छे से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा एग्जीक्यूशन। फॉर सबसे पहले क्या चलेगा, ये वाला फन चलेगा, ये वाला फन चलेगा तो क्या होगा, एक स्टैटिक वेरिएबल बनेगा नम नाम का, बना लेते हैं सर, आओ। ठीक है, एक नम नाम का स्टैटिक वेरिएबल बनेगा, ये बन गया हमारा स्टैटिक वेरिएबल, दिस इज स्टैटिक। ठीक है, और उसके बाद अब ये कभी भी ये स्टैटिक वाली लाइन नहीं एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, सिंपली रिटर्न करते रहे नम माइनस माइनस। अब अगर आप ध्यान से देखोगे सो दिस इज पोस्ट डिक्रीमेंट, एंड व्हाट विल हैपन इन पोस्ट डिक्रीमेंट, पहले यूज करो देन डिक्रीमेंट करो। तो फर्स्ट रिटर्न देन डिक्रीमेंट, इस तरीके से काम करेगा। तो अभी नम की वैल्यू कितनी है, num की initial value is 16 and when this fun will run, this fun will execute, so what will happen, सबसे पहले रिटर्न हो जाएगी वैल्यू 16 and then this will decremented by 1। उसके बाद हम किस फन पे जाएंगे, इस वाले फन पे जाएंगे। जब ये फन एग्जीक्यूट होगा तो 15 will be returned and this value will be decremented by 1। अब 15 is non-zero, then we'll go to this printf। In this printf there is also a fun statement, then this fun will be executed and 14 got printed। Let's have a output, 14 will be printed।
Then after this 14 got printed, this value will be decremented by 1. Then this fun will run. When this one will run, 13 got printed, 13 got returned, and num will be decremented by 1. Then we'll go to this one. Then this one will be executed. 12 will be returned, decremented by 1. 12 is non-zero, printf will execute. 11 will be returned and decremented by 1. And what will be printed? 11 got printed. Now this one will execute. 10 got returned, decremented by 1. Then this one will execute. 9 will return, decremented by 1. Then 9 is non-zero, printf will be executed. 8 is returned, decremented by 1. And what will got printed? 8 will be printed. Then this one will run. 7 is returned, decremented by 1. Then this one will be executed. 6 will be returned, decremented by 1. 6 is non-zero, printf will be executed. This one will run. Then 5 got returned, decremented by 1. And what will got printed? 5. Then this one will be executed. 4 will be returned, decremented by 1. Then this one will got executed. 3 will be returned and decremented by 1. Then this one will be executed. 2 will be returned, decremented by 1. And what will got printed? 1 will got printed. Then this one will be called. Then 1 will got returned, decremented by 1. And then this one will execute. And now 0 is returned here, and this is decremented by 1. And when this becomes 0, now 0 means false and loop terminates. Loop terminates, then our execution is completed. So the final answer of this program is 14, 11, 8, 5 and 2. I will say this is an important question. एक बार अपने से ट्राई करो इसे घर पे, आसानी से आप कर पाओगे. और आप अगर ये क्वेश्चन कर पा रहे हो देन स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, प्लस आपका लूप्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है. ठीक है, अब आ जाते हैं ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बस मैंने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा हुआ है यहाँ पे कि आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजिंग एक्सटर्न बिफोर अ फंक्शन डिक्लेरेशन. फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग फंक्शन सम इज मेड एक्सटर्न. तो अगर हम लोग किसी फंक्शन के आगे एक्सटर्न लगा रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग होता है. सो एक्सटर्न जनरली क्या करता है? एक्सटर्न इज फॉर global variables, and we know by default functions are global, can be used anywhere in the program. तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटर्न मीन्स नथिंग, द फंक्शन इज सेम विदाउट एक्सटर्न कीवर्ड. कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सटर्न लगाने से किसी भी फंक्शन में. तो दिस इज आवर आंसर. ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजिंग स्टैटिक बिफोर अ फंक्शन डिक्लेरेशन. तो अगर किसी फंक्शन डिक्लेरेशन के आगे स्टैटिक लग जाता है तो उसका मतलब है स्टैटिक क्या करता है?
मेक्स फंक्शन प्राइवेट। ठीक है, फंक्शन को प्राइवेट बना देते हैं। प्राइवेट का क्या मतलब है? प्राइवेट का मतलब है कैन ओनली बी एग्जिस्ट विद इन सेम फाइल, कैन नॉट बी exist इन अदर फाइल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Access to the static function is restricted to the file where they are declared. This is the answer. तो ये दो कॉन्सेप्ट थे हमारे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2000। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी हमारा क्या है? स्टैटिक वेरिएबल का क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा ये एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक इंट आई है, एक इंट जे है और एक लूप है 0 से लेके 4 तक। ये लूप किसके वैल्यूज के लिए चलेगा? आई के लिए। आई इक्वल्स टू 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा एंड हियर इज इट इज लेस देन इक्वल्स टू, सो 4 के लिए भी चलेगा। ठीक है, और क्या हो रहा है? जे में इंक्रीमेंट ऑफ आई हो रहा है और ये आई क्या है? आई यहाँ पे पास हो रहा है, एक काउंट है और काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस आई हम कर रहे हैं और रिटर्न करते रहे काउंट। सो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले क्या है? आई इक्वल्स टू 0 के लिए चलेगा, आई इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा, आई इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा, आई इक्वल्स टू 3 के लिए चलेगा एंड आई इक्वल्स टू 4 के लिए चलेगा। ठीक है, इन वैल्यूज के लिए हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा। तो अब जैसे ही ये आई इक्वल्स टू 0 के लिए चलेगा, जे इक्वल्स टू इंक्रीमेंट ऑफ 0, यहां चलेगा हमारा इंक्रीमेंट ऑफ 0। इंक्रीमेंट ऑफ 0 चलेगा तो क्या है? एक तो सबसे पहले काउंट वेरिएबल बन जाएगा डेटा सेगमेंट में जो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा और ये क्या है? हमारा एक स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल है तो ये एक ही बार चलेगा, दूसरी बार अगर ये फंक्शन कॉल होगा तो ये नहीं चलेगा, स्टैटिक वेरिएबल है। ठीक, एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, देन काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस आई। काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वाई, तो 0 का 0 ही रहेगा क्योंकि अभी आई कितना है? 0। ठीक है, रिटर्न कर दो काउंट। काउंट को रिटर्न कर दिया, जो रिटर्न होगा वही जे की वैल्यू होगी। अभी जे भी यहाँ पे एक वेरिएबल लिख लेते हैं और यहाँ पे कितना कर लेते हैं इसे। अभी के लिए जे 0 है। देन इंक्रीमेंट ऑफ आई मतलब इंक्रीमेंट ऑफ 1 एग्जीक्यूट होगा। देन फिर से काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस आई और काउंट की वैल्यू हो जाएगी 1, जे की वैल्यू भी हो जाएगी 1। देन इंक्रीमेंट ऑफ 2 चलेगा, देन काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस आई, 1 प्लस 2 इज 3, जे की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 3। देन आई इक्वल्स टू 3 के लिए इंक्रीमेंट ऑफ 3 चलेगा, स्टैटिक वेरिएबल है तो इंक्रीमेंट हो जाएगा देन 6, जे की वैल्यू इज ऑल्सो 6। देन इंक्रीमेंट ऑफ 4 चलेगा, 6 plus 4 is 10 and j की value will be also 10. The final answer of this question is, अगर हम देखना चाहें, final answer of this question is 10. This is our answer. अब देख लेते हैं कि ये गेट 2004 का क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें हमारे पास एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है, एक मेन फंक्शन है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? एक x वेरिएबल, एक y वेरिएबल, एक काउंट वेरिएबल, और ये लूप कितनी बार चल रहा है? काउंट इक्वल्स टू 1 से लेके काउंट इज लेस देन इक्वल्स टू 2, मतलब 1 के लिए चलेगा और 2 के लिए चलेगा, दो बार ये लूप चल रहा है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे काउंट इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा लूप, काउंट इक्वल्स टू 1 के लिए चलेगा एक लूप, और
काउंट इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा ये। क्या हो रहा है उस लूप में, चेक करते हैं। ठीक, तो काउंट इक्वल्स टू 1 के लिए जब चलेगा तो क्या होगा, हमें करना है y इक्वल्स टू वाई प्लस फंक्शन f प्लस फंक्शन g ऑफ x। ठीक है, x के लिए कितनी है 5, तो फंक्शन f ऑफ 5 चलेगा और फंक्शन g ऑफ 5 चलेगा। इन दोनों की वैल्यू ऐड करके y में ऐड हो जाएगी, और y की वैल्यू अभी कितनी है 10, तो y की वैल्यू अभी 10 है और x की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, आओ चलाते हैं। तो फंक्शन f है ये। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है अभी के लिए, x की वैल्यू है अभी 5। नाउ यहाँ पे एक इंट y है, ये y लोकल है इस फंक्शन f का। ठीक है, इसको दिखाने के लिए मैं लिख लेता हूँ y और ब्रैकेट में लिख लेता हूँ f। ऐसे एक g में भी एक y है, इसको दिखाने के लिए लिखता हूँ y ब्रैकेट के अंदर g। ये बस आपको समझाने के लिए है। ठीक है, अपना फंक्शन एफ चला तो एक वाई है, इस वाई में क्या है फंक्शन ऑफ जी, फंक्शन ऑफ जी चलेगा। फंक्शन ऑफ जी एक्स, यहाँ पे भी एक्स कितना है 5 है अभी के लिए। स्टैटिक इंट वाई, ये स्टैटिक है याद रखना है, ये वाला स्टैटिक है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है 10। देन वाई इक्वल्स टू वाई प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 11। रिटर्न कर दो वाई प्लस एक्स मतलब y 11 x is 5, यानी कि 16 will got returned and y equals to 16। ठीक है, ये जो वैल्यू आ गई ना यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 16। ठीक है, वैल्यू 16 आ गई। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, अब चलेगा फंक्शन ऑफ जी, फंक्शन जी चलेगा, फंक्शन जी चलेगा। अभी फंक्शन जी चला था, अभी y की वैल्यू कितनी है 11 है। ठीक है, स्टैटिक है ना, तो y की वैल्यू अभी कितनी है 11 है। ठीक, ये दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगी ये लाइन, स्टैटिक था ना एक ही बार चलेगा। नाउ इंक्रीमेंट होगा, नाउ द वैल्यू इज 12, देन रिटर्न y प्लस एक्स। अब कितना रिटर्न हो जाएगा 12 प्लस 5 बोले तो 17, यहाँ 17 गॉट रिटर्न। तो y की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की फाइनल वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी बताओ 43। ठीक है, तो एक यहाँ पे ले लेते हैं, सबसे पहले 43। ठीक है, समझ में आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 43। नाउ अब क्या होगा, काउंट इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा, काउंट इक्वल्स टू 2 के लिए चलेगा, तो अब बताओ क्या क्या होगा, को बिगाड़ लेता है। फंक्शन जी है, अब वाई 12 हो गया था, स्टैटिक वेरिएबल है तो दोबारा नहीं चलेगा। हम्म, अभी भी एक्स कितना है, एक्स अभी भी 5 है। नाउ देखो, फंक्शन ऑफ ये चलेगा दोबारा, फन ऑफ 5 चलेगा। इंट वाई, वाई में क्या है फंक्शन ऑफ जी, फंक्शन ऑफ जी चलेगा तो ये एक से इंक्रीमेंट होगा 13, देन 13 प्लस 5 यानी कि 18 got returned, then this is 18 and 18 got returned here। ठीक है, सिंपल। देन फंक्शन ऑफ जी इज, ये एक से इंक्रीमेंट होगा, देन 14, देन 14 प्लस 5 इज 19, then 19 got returned here। So for the what is the final value of y, 18 plus 19, 18 plus 19 is, हाँ, तो ये है y इक्वल्स टू वाई प्लस है ना, तो y की वैल्यू अभी कितनी थी, y की वैल्यू अभी 43 थी। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ y इज 43 प्लस 18 प्लस 19, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया 8। तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 80 भी प्रिंट हो जाएगा। तो द फाइनल आंसर इज दिस 43 एंड 80, दिस इज आवर आंसर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है गेट 2004 का, एक बार अपने आप घर पर ट्राई कीजिएगा इसको। सो आज की वीडियो में बस यही था। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर, एंड प्लीज ज्वाइन द
Telegram group, link in the description box, and also in pinned comment. वहां पे आपको यहाँ के लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट वीडियो, next lecture will be on recursion. This is very important topic. ठीक है. If you like the video, please give it a like and please subscribe to this channel for more lectures on C programming. Till then, bye bye.